और जिस समय तक किचन शुरू किया और कैटरिंग भी नहीं ज्वाइन करी, तो उसके बीच में मैंने कम से कम 20 बिजनेस किए होंगे। नमस्कारम सर को भी, वासु को भी। एंड वैसे तो हम बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं, पर दिस इज समथिंग कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं चाहता था कि और बहुत सारे लोगों को भी जानने को मिले आप लोग के बारे में। मैंने भैया से बहुत सीखा, बहुत सीखने को मिला। जितने साल से, मेरे ख्याल से 6-7 साल से मैं भैया को जानता हूँ, और जितना दिल खोल के ये चीज़ों को बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा अपने एक जैसे छोटे भाई को बता रहे हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, खासकर बिजनेस में, फूड बिजनेस में इतना ओपन होना। तो दिस पॉडकास्ट इज़ वेरी नियर टू मी कि मैं चाहता था कि आप लोग आएँ, आप लोग के बारे में और भी बहुत सारे लोग जो पूरे इंडिया से और बाहर से भी लोग देखते हैं, वो जाने कि आप लोग की क्या जर्नी रही, कैसे रहा, किचन एक ब्रांड है वो कैसे बना, क्या रहा। तो सर पहले आपसे शुरू करेंगे, किचन की क्या कहानी सर? कैसे, कहाँ से थॉट आया, कैसे आपने सोचा कि इसकी शुरुआत करें? किचन के पहले एक्चुअली फूड बिजनेस हमारा पुराना बिजनेस रहा। हमारे फादर ने केटरिंग का काम शुरू किया था 84 से। तो उनका नाम श्री रघुनाथ प्रसाद अग्रवाल, अब वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका आशीर्वाद है हमारे साथ। अग्रवाल केटर के नाम से हमारी फर्म चलती थी। तो फूड इंडस्ट्री से जुड़ाव इस तरीके से हमारा हुआ, बचपन से देखा हमने काम। तो एक समय ऐसा आया कि यार केटरिंग बिजनेस चल ही रहा था, लेकिन केटरिंग बिजनेस हम लोगों का बहुत सीजनल बिजनेस था। साल में बहुत दिन खाली हैं, कुछ दिन काम है। तो जब मैंने पढ़ाई ख़त्म करी तो ये आया कि एक ऐसा बिजनेस जो कि हम लोग रोज़मर्रा पे भी रेगुलर रहे, बिजनेस 365 दिन का काम रहे। तो ये सोचते हुए कुछ विचार ही कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। और भी बहुत सी चीज़ें ट्राई की हालांकि किचन से पहले, लेकिन फिर अल्टीमेटली अब से तकरीबन 11 साल पहले, सन 12-13 में हमने फिर किचन को एक बहुत छोटे से रूप में शुरू किया। उस समय मेरे ख्याल से जब शुरू किया था तो मुश्किल से हमारा जो शॉप एरिया या किचन एरिया कह लीजिए तो 200-300 स्क्वायर फीट होता था, और 8 लोगों की टीम के साथ हमने ये काम शुरू किया था। और हालांकि थॉट तो था कि भाई हम लोगों का जो नॉर्थ इंडियन फूड है, या हम लोग उस समय डोमिनोज वगैरह डिलीवरी में बहुत थे। डोमिनोज चूंकि दूसरा फूड पैटर्न था, लेकिन नॉर्थ इंडियन फूड उस समय डिलीवरी में पैटर्न में नहीं था, और स्विगी जोमेटो भी नहीं थे। तो उस समय की थॉट ये थी कि हम अपने आउटलेट को प्योर डिलीवरी और अपनी डिलीवरी से शुरू करेंगे। जानना चाहता था, मुझे जहाँ तक मुझे याद आता है, मुझे लखनऊ में आपसे पहले एज अ फूड जो एक वेज पूरा खाना दे रहे हैं, रेस्टोरेंट जैसा खाना दे रहा है और डिलीवर कर, तो सिर्फ टेक अवे में, ये थॉट कैसे आपने पकड़ा कि सिर्फ टेक अवे करना है, रेस्टोरेंट नहीं करना है, एक डाइनिंग नहीं बनाना है अपने को? ये थॉट पकड़ा नहीं, ये तो सिर्फ विचार आया, ऊपर वाला देता है विचार, तो उसी से एक थॉट क्लिक हुआ कि हम सिर्फ डिलीवरी और टेक अवे में जाएंगे और प्योर वेज में जाएंगे, क्योंकि प्रिंसिपली हम प्योर वेज, आउटडोर केटरिंग भी करते हैं या करते हैं जो भी, वो भी प्योर वेज ही करते हैं। तो इस बिजनेस में भी, टेक अवे डिलीवरी बिजनेस में भी हमने प्योर वेज से ही शुरुआत करी प्रिंसिपली, कि कभी नॉन वेज किया नहीं है, ना करना है। तो और थॉट इसके आने के बाद है कि सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी में कोई आया, कोई थॉट ही आया था, कोई देखा नहीं, कुछ नहीं, उस समय कंसेप्ट नहीं था, थॉट आया तो हमने फिर शुरू कर लिया। 300 स्क्वायर फीट के से शुरू करें, 8 लोगों की टीम, आज वो कितने लोगों की टीम? आज सर है तकरीबन 80 से 85 लोगों की टीम है, और तकरीबन किचन हमारा जो है 2,500-2,700 स्क्वायर फीट में किचन एरिया है हमारा, और हमारे डिलीवरी बॉयज मिला के, बाकी किचन टीम, ऑपरेशन के और मैनेजर्स लोग मिला के 80 से 85 लोग हैं हमारे साथ। सुभाषु, ये तो पवन सर की थी कि उन्होंने कैसे किचन की शुरुआत करी, और बट आप एक नेक्स्ट जनरेशन है। भैया ने बताया कि फादर ने शुरू किया अग्रवाल केटरर्स, वो किचन भैया ने टेक अवे सर्विसेज वगैरह के साथ शुरुआत करी, एंड देन जहाँ तक मुझे पता है आपने IHM पढ़ाई करी है। देन लाइक बचपन से ही आपका इंक्लिनेशन पापा के बिजनेस की तरफ था, या फिर बड़े होते होते आपको लगा कि एक जैसे लेगेसी बिजनेस होता है ना कि हाँ ये मेरा घर का बिजनेस है और मुझे इसे आगे ले जाना है, सो वाज इट योर ओन थॉट कि हाँ मुझे करना है इस चीज को, या फिर था कि हाँ है तो मुझे आगे ले जाना है? नहीं, मेरा बचपन में तो बहुत सारे थॉट्स थे कि ये करूँगा, ऐसा करूँगा, बट
आई थिंक 10th के बाद से, हाई स्कूल के बाद से क्लैरिटी थी कि कुछ ना कुछ इसी फील्ड में करना है। बिजनेस को लेके मैं कभी वो क्लैरिटी नहीं थी कि मुझे बिजनेस ही ज्वाइन करना है, बट इट वाज क्लियर कि मुझे शेफ बनना है। सो आई वांटेड टू बी इन द किचन जोन, बिकॉज बचपन से देखा ही है, हमेशा खाना पकते हुए देखा है हर तरफ। एवरी अदर डे इट वाज समथिंग कुकिंग इन द हाउस, तो उस तरीके से केटरिंग्स में बल्क कुकिंग, तो उसी माहौल में हमेशा से रहा ही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो इंक्लिनेशन था, बट एग्जैक्टली प्रोफेशन वाइज उसको कैसे जर्नी को लेके जाना है, दैट क्लैरिटी केम व्हेन आई वाज अराउंड 16-17 इयर्स के एज में। सो उसके बाद फिर आफ्टर माई 12th आई जॉइन IHM। फिर IHM मैंने जयपुर ज्वाइन किया था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैंने कुछ उसको ड्रॉप कर दिया था एक साल बाद, एंड देन आई गॉट द चांस टू एंटर द ओबरॉय ग्रुप। Okay. So I joined their course, STEP program उनका एक course है, so I did that course. Then I worked with them also and did a few internships, few jobs as well. And उसके बाद फिर मतलब तब भी ये था कि अभी भी ये क्लियर एग्जैक्टली पता नहीं था कि अभी ज्वाइन करना है बिजनेस या और एक्सपीरियंस करने के बाद और 2-4 साल बाद ज्वाइन करना है। बट फिर वो उस समय कोविड आया, कॉलेजेस भी बंद हो गए, कहीं पे जॉब्स भी नहीं थी, नई जॉब्स। तो वो होते होते फिर ये हुआ कि लेट्स ज्वाइन द बिजनेस नाउ, और फिर मज़ा भी आने लगा। फिर काम को सारा सीखना भी शुरू किया, बिकॉज अल्टीमेट फिर ये भी लगा अल्टीमेटली कि अभी नहीं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद ज्वाइन करना ही था। तो इट्स बेटर कि अगर मैं उस समय ज्वाइन करूँ और तब फिर सीखना बेस से शुरू करूँ जीरो से, या अभी से करके एक सपोर्ट बन के फिर उसको शुरू करते हैं। तो उस समय फिर ये लगा कि अब इट्स राइट टाइम टू जॉइन द बिजनेस, एंड आई स्टेप इनटू इट। बेसिकली अभी क्या एग्जैक्टली अब आपका रोल है किचन में, किचन एज अ ब्रांड में? हाँ, so मेरा role is currently with our outlet, it is to manage all food and food productions throughout the day. So उसके expansions हो गए, recipe formulations हो गए, standardizations हो गए। कुछ चीज़ें जो पहले की चलती आ रही थी, जिनमें कुछ requirements थी जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे थे उनको, तो उनको फिर फाइन ट्यून कराना, चीज़ों को एक नए सिरे से कुछ चीज़ों को लॉन्च करना। अभी मेरे आने के बाद से वी आर एक्सपेंडिंग द मेन्यू ऑल्सो, जिन चीज़ों को, बिकॉज हमारा कोर हमेशा से नॉर्थ इंडियन में रहा, Right. एंड चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल की तरफ फोकस था, बट इट वाज नॉट अ वेरी कमर्शियल फोकस। हो गया था कि बस साथ साथ जितना चल जाए उतना उसको देने के लिए सपोर्टिव वे में, बट उसको एक सिग्निफिकेंट तरीके से उसको रखना मेन्यू के अंदर। नोटिस किया कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत तगड़े से मेन्यू में आने लगा है किचन के। कितना इजी या कितना हार्ड हो रहा है ये चेंजेस करना सर के लिए भी और आपके लिए भी? कैसे मैनेज करते हैं? सर के भी इनपुट्स होते होंगे, और पुरानी चीज़ को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। क्या हम कुछ How is the tuning in? उस टाइम पे कैसा रहता है? Like how is your father replying when you're trying to introduce new things? जैसे हम लोग कुछ ऐसा कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग तो मतलब काफी काफी मतलब थॉट जाता है, और कभी लड़ाई भी against भी होती रहते है, हैं, positive भी कभी रहते हैं। When sometimes he is very against the thing, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं करना है, तो this ऐसे happens. कैसे मतलब बाप बेटे में कैसा होता है? ये एक्चुअली एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, बिकॉज बहुत सी बार होता है ऐसे कि पापा को पता भी नहीं होता कि मेन्यू में आ चुकी है मेन्यू में आ जाती है वो, बट ये एक अनसेड एक सपोर्ट है उसमें पापा का, कि वो कभी बहुत ऐसा बोलते नहीं कि ये मत करो, ऐसे मत करो। तो उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, सो वी पुट इन द मेन्यू। और 6 महीने बाद भी सीख ये अगर नहीं चल रहा, सो वी कैन ऑल्सो रिमूव इट, वो एक हमारे हाथ में है चीज़ वो चीज़। बट कभी भी ऐसा रिलक्टेंस नहीं आया कि यार नहीं इसको नहीं करना है, इस तरीके से नहीं काम करेंगे। I guess आप सर क्या कैसे करते हैं जब कोई ये कुछ अपना इनपुट देता है? आप अपने एक्सपीरियंस से देख लेते हो कि ये इनपुट चलेगा नहीं, लेकिन आप तब भी कहते हो गो अहेड कि विद एक्सपीरियंस सीखेगा। करके ही सीखेगा आदमी, इसी बहुत ज़रूरी चीज़ ये है। और दूसरा एक चीज़ और भी ये कहूँगा ना, देखिए ये टेक्निकली इसकी जो साउंडनेस है और वो हमारी कमी जो है, वो हमारे को ज़रूरत भी थी भाई। मेन्यू में जो एनहेंसमेंट थे, इसको फ्री हैंड इसलिए भी रहा और दिया क्योंकि वो हम भी कहीं ना कहीं फोर्स ही कर रहे थे कि वो ज़रूरत है, हम कर नहीं पा रहे थे। तो जब इसने शुरू किया तो फिर वो फ्री हैंड था कि करो इसको। तो उसकी वो ज़रूरत भी थी, वो हमें दिख रहा था कि वो बाजार की भी ज़रूरत है और किचन की भी ज़रूरत है। आजकल वेस्टर्न फूड का इन्फ्लुएंस हमारे रोज़मर्रा के खाने पे हर तरीके से, तो इसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं दोनों ही लोग, या एक चैलेंज के तरीके से कि ये पुराना ट्रेडिशनल खाने को कैसे हम इस लेगेसी बरकरार रखें या हम चेंज करें? क्या व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आई फील कि वेस्टर्न फूड जो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्विजीन, जो भी वेस्टर्न फूड है बहुत ही
उसका मार्केट बहुत छोटा है, मार्केट है, बूमिंग मार्केट है, बट देन अगेन इट्स अ वेरी स्मॉल मार्केट, बिकॉज एक एज सेंट्रिक मार्केट है वो, प्लस डे वाइज में आप देखो तो एक बहुत टाइम्स सेंट्रिक मार्केट है, मतलब एक सूटेबल एक सेट टाइम है ऑफ द डे कि जिसमें उसकी डिमांड हाईएस्ट होती है। बहुत पीक आवर्स में लंच के टाइम पे, डिनर्स के टाइम पे उसकी डिमांड बहुत नहीं होती। ओके, तब ट्रेडिशनल खाना ही हमारा जो है रेगुलर नॉर्थ मेरे इंडियन ख्याल फूड से चलता है। जो वेस्टर्न ये फूड है इसमें शोर ज़्यादा है, लेकिन डिमांड अभी भी अपना ट्रेडिशनल ही उसको आगे। उसमें अनलेस आपका एक ब्रांड है जो कि उसी फूड के अराउंड सराउंड करता है उस टाइप को, अगर एक मल्टी क्विजीन आप ऑपरेशंस में हो तो नॉर्थ इंडियन विल ऑलवेज विन द मेन्यू। और अगर आपका केवल कॉन्टिनेंटल या वेस्टर्न फूड फोकस ही रेस्टोरेंट है तो उसकी फिर से सेल आपकी डिवाइडेड है हर तरफ से, बट मल्टी क्विजीन में वो हमेशा ही नीचे रहेगा वेस्टर्न फूड। सो ये क्वेश्चन मेरा पवन जी से है, लाइक एक ज़माना था जैसे आप बता रहे कि पहले अग्रवाल केटरर्स था, ये सब था, एंड पहले जो जितना मुझे नॉलेज है कि जब ये किचन या रेस्टोरेंट रन कर रहा होता तो वहाँ एक हेड शेफ होता था और फिर उसके अंदर में शेफ्स होते थे या मेन कारीगर, या मेन कारीगर होता था, आप कारीगर खानसामा आप कह सकते हैं। बट आज का जो एक टाइम है, हम सब SOPs पे अपने अपने किचन रन कर रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो एक चेंज आया है कि एक पर्टिकुलर हेड शेफ और खानसामे की जगह अब हर आदमी काम कर रहा है, एक SOP सेट हैं और हर बिजनेस उसी हिसाब से रन कर रहा है, डू यू थिंक कि ये जो पुरानी चीजें थी या तो फूड में जो एक पर्सनलाइज टच था वो खो जा रहा है इसकी वजह से, या फिर फूड अपना जो एक ऑथेंटिसिटी है वो लूज कर रहा है, या फिर वो SOPs इतनी अच्छी हैं कि खाने की जो एक एक्चुअल फ्लेवर है वो बरकरार है? व्हाट डू यू फील? SOPs बनाने का पर्पज ही यही है कि खाने की जो एक्चुअल फील है वो बरकरार रहे। तो और सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी यही है कि एक ही आदमी अगर 2 पैन उतार रहा है तो हल्का वेरिएंस आ जाता है, स्वाद में भी फर्क आ जाएगा, देखने में भी फर्क आ जाएगा। तो SOPs बनाने से एड ऑन ही है। आपने पुरानी रेसिपीज को अगर SOPs में कन्वर्ट किया है और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा है और कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा है। अदरवाइज खाली खान आज की तारीख में फूड इंडस्ट्री में मैन पावर का रिटेंशन बहुत बहुत टफ है, बहुत टफ है। तो SOPs पे अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आप एक कंसिस्टेंट टेस्ट नहीं दे पाएंगे कभी भी। और 1 साल 2 साल की तो बात अलग है, हम लोग अगर सोचे इसको कंटिन्यू करना है बाय ईयर बाय ईयर बाय ईयर तो SOPs पे काम करना तो मस्ट है। और विद कि आपकी जो ओरिजिनल रेसिपीज हैं उनको इंटैक्ट करते हुए वो फील उसके साथ लेते हुए उन्हीं SOPs को, उन्हीं प्रोडक्ट्स को हम लोग ने SOPs बना दिए हैं कि वो प्रोडक्ट वैसा ही रहे, इसलिए वो फील और वो टेस्ट तो नहीं खत्म होगा उसका। नहीं आना तो ये हमारे व्यूअर्स के लिए ये बात टेक अवे की तरह आप यहाँ से ले करके जाएंगे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट रन करना है या आप कैफे रेस्टोरेंट कुछ भी आप सोच रहे हैं तो वहाँ पर आपके बिजनेस में SOPs होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि आप किस तरीके से एक जो असेंबली लाइन है जो चीज़ें बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किचन में गया और किसी ने बोला कि मंचूरियन बनाना है और वो बनाने लग गया। आपकी एक फिक्स सेट ऑफ रेसिपी होनी चाहिए जहाँ की हर चीज़ फिक्स है, अगर एक पोर्शन बनना है तो उसमें इतने ग्राम ये जाना है, इतना ये जाना है। सेंट्रिक नहीं होने का। हाँ, right. Otherwise, वही जैसे सर ने बोला रिटेंशन, Retention. पीपल आर कीप ऑन चेंजिंग द जॉब्स, तो आप अगर एक इंडिविजुअल पे फोकस रहेंगे या वही देखता रहेगा तो फिर वो दिक्कत। मतलब कोई आए कोई जाए, आपके स्टाफ में चेंजेस भी हों बट स्टिल आपका टेस्ट हमेशा बरकरार रहेगा क्योंकि आपका कस्टमर यही देख रहा है कि हर बार वो फ्लेवर वैसा ही जाना चाहिए। बिल्कुल। सर आपने जब टेक अवे वाला किया उस समय आपके पास कितनी गाड़ियाँ थी जो आपकी पर्सनल डिलीवरीज कर रही थी रेस्टोरेंट? 2 गाड़ियाँ। और कितना लखनऊ कवर कर रहे थे आप? उस समय तो बहुत कम एरिया, 2 ही हमारा उस समय एक्चुअली डिलीवरी का कंसेप्ट लाए थे तो कस्टमर्स भी बहुत डिलीवरी ओरिएंटेड नहीं था, वो दुकान पे आके ही खाना ले जाना पसंद करता था। तो उस समय जो है आप रेशियो समझिए डिलीवरी और टेक अवे का ऐसा होता था कि 15% हम लोग डिलीवरी करते थे और 85% टेक अवे से कस्टमर पिक कर लेता था खाना। आज की तारीख में उल्टा है, आज की तारीख में 85% हम लोग डिलीवर करते हैं और 15% कस्टमर हमारा काउंटर पे आके खाना लेता है। तो उस समय सिर्फ हम लोग ने शुरुआत जो करी थी 2 बाइक्स और बाइकर्स से शुरू करी थी और फिर धीरे धीरे जैसे ज़रूरत बढ़ती गई तो हमने रुके नहीं, हम बढ़ाते चले गए उसको। आज भी आपके पर्सनल डिलीवरी पर्सन्स हैं अभी? हाँ बिल्कुल, आज हमारे पास 20 लोगों की फ्लीट है जो कि लखनऊ में तकरीबन 10 किलोमीटर हम अपने डिलीवरी देते हैं। इसके अलावा जो हमारे एग्रीगेटर्स हैं इंडिया के अंदर उनके साथ भी काम करते हैं, वो लोग डिलीवरी वो भी। हाउ यू हैव मैनेज दिस एंटायर प्रोसेस? कोई अगर किचन में ऑर्डर करना चाहता है तो यू हैव योर ओन लाइक वेबसाइट ऐप, हाउ यू दे आर गोइंग टू कनेक्ट विद यू? ऑर्डरिंग के लिए हमने टेक्नोलॉजी का बहुत धन्यवाद है कि उसने हमको बहुत सहारा दिया।
हमारा अपना ऐप भी है, हमारी अपनी वेबसाइट भी है, और कस्टमर जो ऐप और वेबसाइट नहीं इस्तेमाल करना चाहता है या नहीं जानता है, ओल्ड एज के भी लोग हैं, 70 साल के लोग तो फ़ोन उठा के काम करना चाहते हैं, तो हमारा वेल डेवलप्ड कॉल सेंटर है। तो वहाँ कस्टमर्स बहुत फ्रीली उस पे कॉल करते हैं, और आज भी हमारा ऑनलाइन से ज़्यादा कॉल सेंटर्स में फ़ोन आता है ऑर्डर्स के लिए। तरीके से जो आपके लॉयल कस्टमर जो लॉयल कस्टमर्स हैं और जिन लोगों को कन्वीनियंस ज़्यादा है, लॉयल कस्टमर हमारे हमारे ऐप पे भी शिफ्ट हो गए, ऐप से भी ऑर्डर खूब करते हैं। हमारा अपना ऐप भी है जो कि मतलब मार्केट में जो एग्रीगेटर्स हैं उनके अलावा हमारा पर्सनल किचन का ऐप है, और उसके अलावा कॉल सेंटर है, तो किसी भी तरीके से कस्टमर फ़ोन कर सकता है। सर, तो जब ये स्विगी जोमेटो आज के टाइम पे एक नीड है, सब रेस्टोरेंट वालों के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, उसके लिए एक अच्छी खासी सर्विस भी चार्ज करते हैं, आपका टेक क्या है? दिस इज़ नॉट ऑन योर पर्सनल, मैं एक रेस्टोरेंट के उस पे पूछ रहा हूँ कि व्हाट्स योर टेक, कि क्या उसके बाद भी रेस्टोरेंट वाले को कुछ बच पाता है कि जब स्विगी जोमेटो वाला ही एक अच्छा का एक नॉर्मली एक मार्केट का है कि भाई 1/3 तो वहीं चला जाता है ऑलमोस्ट, डिपेंडिंग कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ऑलमोस्ट इस तरीके से। तो यू थिंक दिस इज़ फेयर इनफ? व्हाट्स योर टेक की, और या इसमें कुछ रेस्टोरेंट वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए और सोचना चाहिए स्विगी जोमेटो को? आपका इसमें क्या है? स्विगी जोमेटो का ये है कि अगर आपके ऑपरेशन बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे लेवल पे ऑपरेशन हैं आपके, एंड ये टोटली डिपेंडेंट अपॉन स्विगी एंड जोमेटो कि आपकी टोटल 100% सेल आपकी सिर्फ उन्हीं से आ रही है, तब एक पॉइंट ऑफ स्ट्रगल करोगे उसमें, बिकॉज आपकी टोटल सेल ही उनसे है। अगर उस पर नहीं है या ऑनलाइन कुछ भी इश्यूज हुए, या पूरी पूरी सेल का कमीशन आप उनको दे रहे हो अपना, सो वहाँ एक स्ट्रगल, ये बॉटलनेक आता है उस पर। बट इफ यू नो हाइब्रिड मॉडल कि आपका कुछ पोर्शन ऑफ ऑर्डर्स आपके अपने भी हैं, कुछ उनके हैं, एक रेशियो उसमें सेट है, देन जो आपके अपने ऑर्गेनिक हाइब्रिड ऑर्डर्स हैं उस पे आप सेव करोगे, एंड रेस्ट एक आप मार्कअप करके प्राइसेस को आप स्विगी जोमेटो में सेल करते हो, वहाँ से भी आप कुछ ना कुछ सेल। आजकल बहुत सारे क्लाउड किचन और अलग अलग नाम से चलते हैं, बेसिकली ये उनकी इट्स नॉट दैट इजी। जैसे बहुत सारे लोग क्या स्टार्ट आज के टाइम में नया स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स उभर रहे हैं, तो क्लाउड किचन से वो स्टार्ट करते हैं। तो कितना आसान होता है क्लाउड किचन से एक एक बंदे के लिए स्टार्ट करना? क्या वो सही मॉडल है कि क्लाउड बहुत सारे लोग क्लाउड किचन करते हैं देन दे गो इनटू अ डाइनिंग या एक आउटलेट के उसमें, दिस इज द राइट अप्रोच, या क्लाउड किचन पे उसको रुके रहना चाहिए वो आज के टाइम को लेकर? आप क्लाउड किचन पे आप सिर्फ एग्रीगेटर के भरोसे आप रुक तो नहीं सकते हो आप, बिकॉज अल्टीमेटली कभी ना कभी आपको भी एक वो गैप फील होगा उसमें कि हमें कुछ बच नहीं रहा मेरे पास अब। सो एक हाइब्रिड मॉडल पे आप भी धीमे धीमे ट्रांसफर करो, शिफ्ट करोगे अपने आप को। बट इनिशियल लेवल पे जब आपके पास कैपिटल भी बहुत नहीं है और बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट आप नहीं करना चाहते हो उसमें, तो क्लाउड किचन इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन बिना थॉट के, बिना किसी प्लान के अगर आप कुछ भी करते हो, तो आप चाहे रेस्टोरेंट खोलो चाहे क्लाउड किचन खोलो, वो मैटर नहीं करता उसमें। इसी से मिलता हुआ एक सवाल है जो बेसिकली बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो ये उनके मन में एस्पिरेशन है, एक्चुअली फूड इज़ वेरी ग्लैमरस, सबको बड़ा ग्लैमरस लगता है। सबको लगता है एक तो कि भाई मार्जिन्स बहुत हैं, जिसने काम नहीं किया फूड में उसको लगता है मार्जिन्स बहुत हैं और बहुत बिल्कुल खुला पैसा है इसमें तो, और पीपल आर लीविंग देयर जॉब, वेल पेड जॉब्स, और वो सीधे कोई आउटलेट स्टार्ट करने लग रहे हैं किसी भी बिना कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ के। ऐसे लोगों को सर आप भी जैसे कि भाई उनको किस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए? क्या कोई टेक्निकल पहले कुछ उनको लेनी चाहिए एक्सपर्टीज़, किसी को हायर करना चाहिए डायरेक्ट स्टार्ट करने से, कि मतलब व्हाट शुड बी द सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जॉब के साथ साथ करते रहो, एकदम से ना कूदो, आज का टाइम है, या फूड मार्जिन सही में कितने उन लोग को सोचना चाहिए? तो जो सवाल है ना, इसमें इंडस्ट्री तो देखिए बहुत अच्छी है, फूड इंडस्ट्री, मार्जिन्स हैं, लेकिन मार्जिन्स आपके निर्भर करते हैं सेल के ऊपर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट बहुत है और ओवरहेड्स बहुत है। फिक्स कॉस्ट तो आपकी आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो खाली आपकी फूड कॉस्ट है, जो कि आप बेच रहे हैं तो खर्चा है, नहीं बेच रहे हैं तो खर्चा नहीं है, लोगों को सिर्फ वही दिखता है। उसके अलावा के जो खर्चे हैं, आपका जो ओवरहेड्स हैं, स्टाफ की सैलरी है, बिजली है, वो नहीं दिखता है, जो कि वो कम हो ही नहीं सकती। आपने 10 रुपए का सामान बेचा तो और 10,000 का बेचा तो मार्जिन्स तो निर्भर करते हैं सेल के ऊपर, और सेल लाना आसान नहीं है। सेल लाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है, एक तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, दूसरा आपको फूड का नैक होना बहुत ज़रूरी है। वही जो आपका दूसरा सवाल है कि किसी असिस्टेंस ली जाए, तो अगर आपको नैक नहीं है तो ज़रूर आपको कंसल्टेंसी पे, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है तो कंसल्टेंसी पे ज़रूर जाना चाहिए।
जिससे कि आपको टेक्निकल गाइडेंस मिलती रहे और आप में बिजनेस एक्यूमेन है, टेक्निकल गाइडेंस प्लस बिजनेस एक्यूमेन, आप दोनों को साथ लेकर के चलिए तो वेंचर ज़्यादा बेहतर है। कंसल्टेंसी से मुझे वासु का है। वासु, अभी आप कुछ एज अ बिजनेस फूड कंसल्टेंट यू आर वर्किंग विद ब्रांड्स, तो क्या एस्टैब्लिश ब्रांड्स आप काम कर रहे हो या नए ब्रांड्स को हेल्प करते हो? क्या व्हाट इज योर मॉडल, क्या किस तरीके से? It's on the in both the fronts कि if someone wants to open a new restaurant or cafe or anything, so उनका पूरा मेन्यू डेवलप कराना, ट्रेनिंग देना, एवरीथिंग अराउंड फूड वो मैं हैंडल कराता हूँ उनका। एंड कोई स्टैब्लिश ब्रांड है, उनको भी कुछ अगर मॉडिफिकेशन चाहिए मेन्यू, बिकॉज होता है कि 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं हम लोग, बट अब स्टैगनेंसी आ गई है मेन्यू में, वी नीड समथिंग न्यू। और जो ओनर्स हैं उन्होंने उस समय लेट्स से खोल लिया एक बेसिक आउटलुक पे, बट दे वांट समथिंग न्यू जिसका उनको बहुत इन डेप्थ टेक्निकल नॉलेज नहीं है। सो उसके लिए ऑल्सो आई हेल्प कि कैसे आप अपनी थीम को और एक्सपांड कर सकते हो उसमें। आई थिंक दिस इज अ बेटर वे टू स्टार्ट योर बिजनेस अगर आप फूड में जा रहे हैं, सो दैट कि किसी न किसी एक एक्सपर्ट की सलाह या उसका एक कंसल्टेंट जरूर होना चाहिए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, खासकर दिल्ली एनसीआर में, वो फूड में अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के कूद गए और 1-2 साल में ही दे आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, कि उनका रोजमर्रा का काम भी बड़ा मुश्किल से हो रहा था। लेकिन अब मुझे ये समझ में आता है कि आप कंसल्टेंट इज सो मच रिक्वायर्ड। और लोगों को शुरू में वो थोड़ा सा खर्चा करें तो बाद के अपने जो सपने सोच रहे हैं उसको लेकर भी खर्चे हैं और बाद में भी सपोर्ट सिस्टम बना रहता है, तो बहुत एडवांटेज है उसका। शुरू भी हो गया और सपोर्ट, कंटिन्यूस सपोर्ट भी बना हुआ। स्पेशली तब जब आपका कोई भी एक्सपर्टीज उस फील्ड में नहीं है, क्योंकि फूड दिख रहा है सच में बहुत ग्लैमरस है, यहाँ फूड की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो भैया, हर बिजनेस में ना बहुत सारे अच्छे फेजेस भी होते हैं और कई बार बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी हम देखते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर। हम अपने बिजनेस में काफ़ी सारे फेजेस ऐसे आते हैं कि हमने कुछ सोचा होता है और वैसा नहीं हो रहा होता है। तो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा फेस आया कि आपने कुछ सोच के कुछ शुरू किया, वो सही नहीं गया, आपको लगा कि शायद मैंने सही टाइम पे नहीं शुरू किया या ये सच में सही डिसीजन नहीं था? अब आदमी सोचता कुछ है और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ हो जाए। अब मेरा ही, अगर मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो शायद आपको कोई मिलेगा नहीं। हमारे घर में फूड इंडस्ट्री पे ही काम था। हमारे फादर ने कैटरिंग शुरू किया, हमने कैटरिंग नहीं ज्वाइन करी, बहुत समय तक बाद में ज्वाइन करी। और जिस समय तक किचन शुरू किया और कैटरिंग भी नहीं ज्वाइन करी, तो उसके बीच में मैंने कम से कम 20 बिजनेस किए होंगे, एटलीस्ट 20 बिजनेस। और कोई ऐसी इंडस्ट्री में छोड़ी होगी जो बिजनेस मैंने किया ना हो। मैं गिनाऊंगा तो मतलब वो समय बीतता चला जाएगा, मतलब पूरी स्टोरी है एक एक बिजनेस के पीछे, कम से कम 20 बिजनेस। और तो अच्छा ही सोच के शुरू किया था कि करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन टर्न आउट नहीं हुई चीजें। तो हिम्मत नहीं हारनी है, काम तो करते ही रहना है, तो बढ़ते रहे बस, एक नहीं दूसरा, उसमें नहीं सक्सेस हुए, हार नहीं मानी। इसके सबसे पहला सबसे बड़ा सपोर्ट हमारे फादर का था। उन्होंने हमको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया, कभी मना नहीं किया, फ्री हैंड दिया। तो ऑल गोज टू माई मदर एंड फादर, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी इसके अंदर और पूरा सपोर्ट दिया कि हमने कम से कम 20 बिजनेस। उस समय जब हमारी शादी हुई और उसके बाद शादी होने के बाद हमारी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया। भाई हमारे को टोटल घर से बहुत सपोर्ट रहा, हमारे पेरेंट्स का, हमारी वाइफ का। कभी ये लोग इरिटेट नहीं हुए, कुछ नहीं हुए कि आप सक्सेस ही नहीं, कोई बिजनेस सक्सेस नहीं। और 20 बिजनेस 10 साल के 15 साल के फेज में माने रखता है 20 बिजनेस चेंज करना। तो बहुत लंबा पीरियड बिताया मैंने ऐसे कि सोची हुई चीज़ नहीं चली और फिर चेंज करते रहे। फिर अल्टीमेटली फिर हम फूड बिजनेस में आए। अल्टीमेटली ये चीज़ जो आपने इस को बताया ना, ये तो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करी भैया की, मैं सबको बताना चाहूँगा। हमने जब स्टार्ट किया डोनट थेरेपी, तो मेरा तो कोई एक्सपीरियंस था नहीं कि एज अ प्रोडक्ट लाइन में कि भाई कैसे करना है। तो मैं बड़ा सा एक ना छटपटाया सा, जैसे हेडलेस चिकन जैसे घूम रहा हूँ, क्योंकि कभी बार बार स्टॉक करा, ये खत्म हो गया, गैस खत्म हो गई है, लाइट कट गई, ये हो गया, वो गया। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन जब आप किसी एक रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ आप प्रोडक्ट इंटेंसिव काम करना शुरू करते हैं। तो मुझे आज भी याद है, मैं भैया को फोन करता था कि सर ऐसा है ऐसा है, एंड ही वाज सो काम, जैसे कोई गुरुजी बैठे हुए बिल्कुल शांति से, और कोई टेंशन ना लीजिए, काम कोई आसान नहीं होगा, ये बताते थे, काम आसान नहीं होगा, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। और we get used to it. वो चीज मेरे दिमाग में रही, और आज भी काम वैसे ही है सब, ऑलमोस्ट कुछ कुछ चीजें सेट कर दी, लेकिन अब मैं उस तरीके से पैनिक नहीं होता। इनकी बात मेरे वो दिमाग में गूंजने लगती है कि
आदत हो जाएगी, सब सेट हो जाएगा, सब सब सेट कर लेंगे। को थोड़ी देर स्टाफ फोन करता है, दूसरी बार में उसका फोन नहीं उठाते, वो अपने आप मैनेज कर लेता है। तो ये चीज मैंने सीखी सर से। तो खैर आपने बताया वो फूड, आपने बेसिकली फूड किचन। फिर किचन एंड फूड इंडस्ट्री में आया, केटरिंग शुरू कर चुके थे बाकी कामों में असफल होने के बाद। फिर केटरिंग ज्वाइन करने के करीबन 3 से 4 साल बाद मैंने किचन की शुरुआत करी। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये धीरे धीरे ग्रोइंग फेज में रहा। आज 10 साल 11 साल बीत चुके हैं, आज भी हम इसमें और एड ऑन करने की और बड़ा करने की ही सोच रहे हैं। फिर अब वासु के साथ आ गए तो इसकी अपनी टेक्निकलिटी, अपना माइंड, हमारा अपना नेक को मिल करके और ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये एक तरीके से लेगेसी बिजनेस जैसा आपका है। बहुत सारे लोगों का एक जो बाहर से देखते हैं उनका एक माइंडसेट होता है कि अरे यार ये तो पापा ने बना के दे दिया। लेगेसी बिजनेस वाले को कई बार बड़ा फॉर ग्रांटेड लोग लेते हैं कि ये तो सब सेट मिला, इनको कुछ करना नहीं पड़ा। ओ ऐसा 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 होता है क्या, सब कुछ सेट मिलता है? सर नहीं, दो चीज़ें हैं। देखिए केटरिंग बिजनेस मान लीजिए हमारे फादर का सेट किया हुआ था, लेकिन सेट करने से हुआ ये क्योंकि वो भी उनका एक सक्सेसफुल बिजनेस था। तो सेट करने के पीछे कारण ये था कि हमने जब किचन भी शुरू किया तो मार्केट में जो हमारे कॉन्टैक्ट्स में लोग थे तो वो एश्योर्ड थे कि यहाँ पे खाना अच्छा मिलेगा। तो लेगेसी बिजनेस का ये एक एडवांटेज तो होता ही है, अगर वो आपकी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है और आप आ रहे हैं तो ये भी मान के चलते हैं कि अच्छा मिलेगा। तो लेकिन फिर आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको उसको मेंटेन करना है और उसके स्टैंडर्ड्स को और हाई लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सो तुम्हारा इसमें क्या है? एग्जैक्टली मेरा भी सेम इसमें यही से है इसमें कि मतलब मेरे लिए तो और ही मुश्किल था, बिकॉज मैं किस चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको आगे 40 साल का एक बिजनेस को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो मेरे पास और भी प्रेशर था इस चीज़ पे, बट वही है कि फैमिली सपोर्टिव है, हर तरीके से मार्केट ऑलरेडी बिल्डअप है उसके लिए। तो शायद मुझे बहुत फ्रॉम स्क्रैच मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू करना, लेवल पे रखना और एक्सपैंड करना और अच्छे और लेके जाना, दैट इज डेफिनेटली अ प्रेशर। लेकिन बैक एंड पे सपोर्ट इतना है कि वो प्रेशर उतना डीपली फील नहीं होता है। मेंटली है वो चीज़ कि करना है, बट देन एक बहुत ज़्यादा हर समय का एक वो सर पे तलवार टाइप का नहीं है। डर किस चीज़ से लगता है जब कोई भी ऐसा कुछ कर रहे हो अपने रेस्टोरेंट में? किस चीज़ का डर लगता है? ठीक है सर बहुत सपोर्टिव है एवरीथिंग, बट कहीं कोई कौन चीज़ तुमको खटकती है कि यार ये आइडिया क्लिक करेगा, क्या करेगा, ऐसा सोचते हो कुछ? कभी कभी आता है दिमाग में, बिकॉज एक रेपुटेशन बनी हुई है मार्केट में, तो लगता है कि कोई ऐसा एक एक्शन ना हो जाए कि जिसकी वजह से मतलब मेरे वजह से इस कंपनी पे, ब्रांड पे इफेक्ट आए उस चीज़ पे, कस्टमर्स को लेके कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए, या ऑनलाइन कुछ ऐसा कंटेंट ना जाए कि वो एक किसी को हार्म कर रहे उस तरीके से। किचन ने ऐसा पोस्ट किया, किचन के इनके थ्रू ऐसा आ रहा है, तो वो एक बहुत केयरफुल रहना पड़ता है उस चीज़ पे। सोशल मीडिया हैंडल करते हो, देखते हो कुछ अपना? हाँ, इंस्टाग्राम मैं देखता हूँ पूरा, एक है एजेंसी है हायर्ड, बट देन अगेन इन्वॉल्वमेंट रहता है पूरा उसमें मेरा। सारे पोस्ट अप्रूव करना सर। हाँ, वो एक इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें। या आप जैसे कि आपने बताया यू वर ऑलवेज इनटू लाइक आपका टेक अवे डिलीवरीज करा, कभी आपने नहीं सोचा कि आप डाइन इन रेस्टोरेंट एक प्रॉपर खोलेंगे, या फिर वासु ने सोचा कि अब मैं आगे करूंगा? नहीं सोचा और अभी भी थॉट आता है तो लेकिन अभी उसको हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। करेंगे कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि हमारा जो फूड क्वालिटी है वो हम बैठा के भी लोगों को खिलाना चाहते हैं, क्योंकि टेक अवे और जब पैक होके खाना चाहता है तो डिटोरिएट तो बहुत कर जाता है। तो जो खाना हम वाकई बना रहे हैं वो तो कभी किसी ने नहीं खाया। पैक होके जाने के बाद वो कितना डिटोरिएट कर जाता है वो हमको अंदाज़ा है। तो हम वो फील के देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा खाना जब आप बैठ के खाते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है वो भी फील देना चाहते हैं। तो उसके पीछे है कभी ना कभी शोध। बट आई मस्ट अप्रिशिएट आपने जो बोला, हम आपके बहुत रेगुलर फ्रेंड तो अलग हैं, बाद में जानते हैं आपको, बट आपके बहुत ही रेगुलर कस्टमर है। आपको पता नहीं है आपको कितना फैमिली में मतलब मेरे फादर इन लॉ, मी, माय मदर इन लॉ, मेरी डॉटर, वी आर अ बिग फैन ऑफ यू, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने डिलीवरीज में द काइंड ऑफ पैकेजिंग यू डू, द काइंड ऑफ फूड जो आप दे रहे हैं, वो घर आके भी उसमें इतना स्वाद है, वो इतना अच्छा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो इंदिरा नगर आई गेस कितने किलोमीटर होगा हमारे यहाँ से? 6-7 किलोमीटर। एक बार एक बंदा साइकिल से लेकर के आया था, डिलीवरी बॉय, सभी जोमेटो वहीं से शायद ऑर्डर किया था, एंड स्टिल व्हेन आई ओपनड दैट पैक वो धुआं निकल रहा था उसमें से। मैंने कहा भाई मतलब बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुली पैक्ड एंड ऑल दैट, इट वाज लाइक रियली गुड। आई मस्ट अप्रिशिएट कि ये चीजें जो आपने बना रखी हैं प्रोसेस, चाहे वो पैकेजिंग का हो, डिलीवरीज का हो, दैट्स रियली समथिंग कि सीखने वाली चीज है वो लोग। ये सब सर मैनेज करने में आपको कितना टाइम लग गया था कि
आपको रोजमर्रा की चीजें नहीं देखनी है। आई थिंक अभी आप नहीं देखते हैं हर चीज, लेकिन ये एक टाइम रहा होगा जो आप हर चीज देख रहे होंगे। हाँ, मतलब ऑटो मोड में लाने में थोड़ा ऑटो क्वालिटी ये रिजल्ट्स कभी नहीं है। आपका इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी लेवल पे और कहीं ना कहीं रोज जरूरी है। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारी टीम ऐसी रही, हमारे कुछ हैंड्स ऐसे रहे जो हमें साथ मिला शुरू से, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे। हमारे घर के लोग थे, कुछ कुछ हमारे पुराने एसोसिएट्स थे, उनके साथ हमने ये काम पहले दिन से उनको साथ में रखा। तो वो ये लोड भी कम रहा और वो बहुत जिम्मेदार लोग रहे, उन्होंने पूरी जिम्मेदार, आज भी हमारे साथ ही हैं, पूरी जिम्मेदारी से इस काम को किया। तो लोड शेयरिंग रही, लेकिन इन्वॉल्वमेंट की जहाँ तक बात है वो आज भी है, वो नहीं छोड़ सकते कभी भी। सर वो जो लोड शेयरिंग की आप बात कर रहे हैं, ऐसे हैंड्स की बात कर रहे हैं, ऐसे एम्प्लॉयज आपके पास रहे, वो ऐसे एम्प्लॉयज नहीं हैं, तो फैमिली मेंबर के टीम आई वुड से। उनका भी मेरी तरफ वही बिहेवियर, मेरा भी उनकी तरफ वही है कि वो ऐसे मालिक बैठे हैं वहाँ पे, हम उनको वही मान सम्मान है और वो हमारा भी वैसे ही मान सम्मान करते हैं, हम उनका भी वैसे ही मान। मैं वही पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग जो नया काम स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट इट एज अ बॉस, एज एन एंटरप्रेन्योर, कि आप बिल्कुल हम तो जो रख रहे हैं एम्प्लॉय उस पर कुछ एहसान कर दे रहे। क्या माइंडसेट होना चाहिए एक बिजनेस ओनर का जो किसी को रख रहा है अपने काम में, अपने क्या employees की जिससे वो रिटेंशन भी रहे, एक रिस्पेक्ट भी रहे, क्या एक माइंडसेट किस तरीके से रखना चाहिए? मुझे लगता है कि भाई एम्प्लॉय है तो एक ह्यूमन बीइंग, मानवता तो हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दोनों पहलुओं पे देखना पड़ेगा कि आपका एक डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे, आप ढील भी मत बहुत दीजिए और इतना भी मत खींचिए कि डोर टूट जाए। तो उनकी ज़रूरतों को आप समझिए, बाकी वो अगर आप उनकी ज़रूरतों को समझते रहेंगे मौके मौके पे, तो वो आपके लिए अच्छे से मन से काम तो कर ही रहे हैं, मन से काम करेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है खाना बनाते वक्त आदमी खुश मन से खाना बनाए और खिलाए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप उनकी ज़रूरतों को आपको पूरा करना और समझना, ये दोनों ज़रूरी है, और फिर वो अगर आपने उसको समझ लिया तो वो आपको समझ लेगा। दिक्कत नहीं है। कोई एक ऐसी रेजीम आप लोग हर दिन कोई फॉलो करते हैं, या ऐसा कुछ यूनिक चीज़ आपने एक ट्रेंड सा बना रखा है कि किचन का काम सुबह जब शुरू होगा तो पहले ये होगा, एवरी वन विल बी डूइंग समथिंग, जैसे बहुत सारे किचन्स में होता है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रेयर करता है या कोई सॉन्ग चल रहा होता है, ऐसा कुछ कर रखा है, कोई ट्रेडिशन बना रखा है, कुछ ऐसा कर रखा है? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं, पूजा कर जैसे हम लोग की फैमिलीज में होता है, तो वो एक छोटा सा जो एक दीप जलाना और भगवान के आगे हाथ जोड़ना उतना है, बाकी इससे ज्यादा तो नहीं। छोटा सा हमारा सेटअप है, तो जब जो पहली लेडी आती है हमारे, शी इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड age में, सबसे ज्यादा जो सबसे एजेड है, उनकी मतलब नाती हैं, बच्चे वो बड़े हैं, तो वो क्या करती है, बस वो आके मैंने कहा बस आप एक दिया जला दिया करो और कुछ नहीं करो, बस एक दिया जला दिया करो, और पूरे उसमें एक दिया जलना चाहिए, बाकी जो श्रद्धा है जो मन में करो करो। ओ, क्योंकि अब इसी प्रैक्टिस को हमने भी अडॉप्ट किया हुआ है कि हाँ एक दिया और जो भी हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करनी है। तो मतलब लिटरली हमारे बिजनेस में वो मुझसे भी बड़ी हैं, जो हमारे प्रोडक्शन टीम को देखती हैं, हेड करती हैं सरला जी। तो कोई भी पूजा पाठ होती है, विश्वकर्मा पूजा तक होता है, तो मेरे यहाँ मैं कहती हूँ ठीक है मैं मालिक हूँ, लेकिन आप करा रहे हो, तो मैं तो अपने आगे पूजा भी मैं उन्हीं के हाथ से करवाती हूँ कि सरला जी आप करिए। दिवाली की पूजा अलग है, वो अपने घर चले जाते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी होती है, मैं कहती हूँ सरला जी हाँ, क्योंकि देखिए उन्हीं से हम सब भी चल रहे हैं, ये एक लाइक गिव एंड टेक चीज है, पूरा स्टाफ हमारे साथ हमेशा साथ दे रहा है। इसी से एक भैया मैं आपसे चीज़ जानना चाहती हूँ, लाइक 2020 हम सभी के लिए एक बहुत ही कठिन साल रहा, लॉकडाउन आया, कोविड का फेज आया, और स्पेशली रेस्टोरेंट बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। हमारे इतना बड़ा आपकी भी टीम रही होगी उस टाइम पे, और कैसे आपने इस फेज को मैनेज किया, कितना स्ट्रेसफुल था, क्या प्रॉब्लम्स आपके बिजनेस ने उस फेज में देखी? स्ट्रेसफुल तो बहुत था क्योंकि बिजनेस शटडाउन था, और समय के साथ होता क्या है, जो भी व्यापारी है वो कहीं ना कहीं लोन्स और उसकी ईएमआईज रहती ही हैं, वो प्रेशर रहता है। तो जब काम चल रहा होता है तो कोई भी चीज़ बड़ी नहीं दिखती है, जब नहीं चल रहा होता है तो वो पहाड़ जैसी हो जाती है। तो दो इश्यूज तो थे जब बिजनेस जिस समय शट डाउन रहा कुछ महीनों के लिए, एक तो लोन्स और दूसरा जो हमारा टीम थी, स्टाफ था, उसकी सैलरी। तो दोनों तरीके से सपोर्ट ऐसा रहा कि हमारा स्टाफ इतना अच्छा था कि उसने सैलरी ली नहीं शटडाउन के पीरियड, हमने उनकी बेसिक ज़रूरतें पूरी करी, सबका ओपन था, गोडाउन ओपन था कि खाने का सामान जो मर्जी हो जो ले जाए, सैलरी किसी ने मांगी भी नहीं, और हमने जो दे सकते थे
बेसिक वो दी किसी ने, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही खुला हमारा वैसे ही सब लोग वापस भी आ गए मन से, क्योंकि उनका भी ज़रूरत पूरी करते गए हम बीच में। सैलरी नहीं दी तो, लेकिन उसके अलावा ज़रूरत और जो कैश की ज़रूरत थी बेसिक वो देते रहे, लेकिन किसी ने सैलरी मांगी भी नहीं। बहुत अच्छा बात ये था कि हमारी टीम का सपोर्ट भी बहुत था। मेरा कहने का मतलब है कि टीम का सपोर्ट बहुत था। तो वो फेज बहुत अंधकार दिख रहा था, क्योंकि ये नहीं पता था कितने समय तक चलेगा। अगर ये लंबा खिंचता तो हो सकता है हम लोग और ब्रेक डाउन हो जाते, लेकिन आपकी बड़ी बात हाँ उस समय बहुत बात होती थी। तो वो खतरनाक फेज था, अंधकार तो दिख रहा था, लेकिन वो अंधकार छट जल्दी गया। और उसका दूसरा पहलू ये भी आया कि जब वो फेज खत्म हुआ, लॉकडाउन का और कोरोना का पीरियड, तो उसके बाद से बिजनेस लेवल्स बहुत चेंज हो गए। तो पहले अगर हम एक्स बिजनेस करते थे तो अब कह लीजिए 2x बिजनेस करने लगे, तो बिजनेस के लेवल ही चेंज हो गए। तो वो सारी बाउंस बैक भी किया और उससे कहीं ऊपर चला गया। तो उस टाइम पे जो ये डिलीवरीज को लोगों ने बहुत अडेप्ट किया, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमेशा मार्केट जाके चीज खरीदनी है, खानी है, लेकिन हम जब उस टाइम घर में बंद थे, हमने देखा कि हर चीज हम घर में ऑर्डर कर रहे हैं, आ रही है। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोगों ने इस चीज को अडेप्ट किया कि ऐसे भी फूड हैबिट्स चेंज हो गए। घर बाहर भी जाते थे लेकिन घर में बनाते थे तो लोग, उनकी भी फूड हैबिट्स चेंज हो गए कि बाजार का मंगा लेते हैं। ट्रस्ट बढ़ गया मार्केट में। तो उसने बिजनेस को बहुत प्रमोट किया और आज भी वो कंटिन्यू है। स्केल्ड अप बिजनेस आज भी अच्छा है। पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज आप कह लीजिए। वो बहुत भयानक था, लोगों को बहुत दिक्कतें आई उस समय, वो तो एक पहलू था ही, लेकिन उसके बाद फिर सुधरी चीजें। जो हो गया वो तो होना ही था। पर टीम वर्क की, टीम सपोर्ट की बात की, आई थिंक ये नए लोगों को सीखने वाली बात है कि कभी भी कोई टीम बना रहा है, एम्प्लॉय ढूंढ रहा है, कोई भी आपको वो परफेक्ट एम्प्लॉय कभी नहीं मिलने वाला। आपको वो इंसान बनाने पड़ते। और वो बनते कैसे हैं? जब आपने अपनी तरफ से अपना काम किया है तभी उधर से आपको मिलेगा। जैसे कोई भी एम्प्लॉय कहीं पे काम कर रहा है, वो वहाँ 20 साल पे काम कर चुका है, लेकिन जब आपके पास आता है ना, तो वो कच्चे घड़े के तरीके से होता है। आप चाहे जैसा उसको मोल्ड कर लीजिए, फिर वो आपके हिसाब से हो जाता है। दूसरी जगह हो सकता है रिजिड हो, जैसा भी हो, लेकिन जब आपके पास नया एम्प्लॉय आएगा तो वो एकदम कच्चा घड़ा रहेगा। सो वासु, जैसे कि भैया ने बताया, ये 2022 2020 आपके लिए कैसे चेंजिंग रहा? क्योंकि आपने बताया कि आप उस टाइम आपका प्लान था कि आप कुछ टाइम और अभी ट्रेनिंग करोगे, इंटर्नशिप करोगे, बट देन यू थॉट कि टू कम बैक टू लखनऊ एंड स्टार्ट वर्किंग विद किचन। सो वाज इट अ टर्निंग फेज इन योर लाइफ 2020? कोविड के फेस ने कुछ आपकी चीज़ों में भी जो सोच रहे थे उससे कुछ हटके? मेरा उस समय प्लान ये था कि मुझे अभी एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है इसमें, मास्टर्स करके एंड देन एक्सपीरियंसेस लेकर के जॉब करके अच्छी जगह पे अच्छे किचन्स में। बट किया भी उस समय, जितना उस समय चीज़ें ओपन थी, जहाँ जहाँ पे ऑप्शंस थे खुले हुए। हाँ, उस समय आई वाज स्टिल वर्किंग, बट ये था कि उस समय बहुत ऑप्शंस ही नहीं थे। जहाँ भी था वो भी बहुत कुछ खास नहीं मिल रहा था उसमें। सो इट वाज लाइक या तो कर लो और 2-3 महीना 6 महीना एक्सप्लोर कर लो, या फिर यहीं पे अभी रुके रहो। घर के बारे में मालूम था कि सर बहुत प्रेशर में है, टेंशन हाँ, वो मालूम था जी। लेकिन उस समय वही था कि यहाँ पे भी कुछ ऐसा business हो नहीं रहा था और बाहर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो दोनों ही तरफ ऑप्शंस ओपन भी थे, क्लोज भी थे। वो मेरे डिसीजन लेने पे था कि मुझे एग्जैक्टली उस समय क्या करना था। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं एक्चुअली ट्रेन शेफ नहीं हूँ, स्टिल आई एम अ बेकरी मेंटर। मैंने जो सीखा है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा और बाद में कुछ फर्दर ट्रेनिंग्स के साथ में सीखा। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप जो एक पढ़ाई करते हो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड, या आपने इंटर्नशिप्स करी, कितनी वो जो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो भी आप सीख के आए हो, वो कितनी नॉलेज जो है प्रैक्टिकली आप अपने बिजनेस में एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट कर पाते हो? क्या वो इतनी जो वहाँ सीखते हैं वो इतनी सॉलिड होती है कि आपके बिजनेस में आके हेल्प करती हैं? या सब कुछ एक्सपीरियंस, या सिर्फ वो एक्सपीरियंस है कि जो पापा का एक्सपीरियंस हो, जहाँ के प्रैक्टिकली जो रगड़ के सीखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, या जो पढ़ के सीखा वो ज्यादा? जो आप करके सीख रहे हो इस बिजनेस में, जो आप एग्जैक्टली फ्रॉम ग्राउंड आप समझ रहे हो, देख रहे हो, वो ही हमेशा मैटर करता है। बिकॉज ये मैंने भी पर्सनली देखा भी है बहुत से शेफ्स के साथ में, खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अब फॉर एग्जांपल हम लोग एज अ कुक वी आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स अ फूड। हमारे लिए वो चीज़ अच्छी ही है, वो चाहे सामने वाले के लिए नहीं समझ में आ रही है उसको, बट फॉर अस इट इज़ द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग। अब हो सकता है कि उस चीज़ को बनाने में मैं बहुत कॉस्ट इनकर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे वो चीज़ बेस्ट से बेस्ट चाहिए, बट कमर्शियली वो कितनी वायबल है एज अ शेफ है, एज अ कुक, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। तो एक किसी भी एक ट्रेन या अनट्रेन शेफ के लिए भी, कुक के लिए कुक करना इज़ वेरी इजी,
बट उसको बेचना, उसको बिजनेस बनाना, दैट इज समथिंग वेरी टफ। तो वो एक डिफरेंस है जो कि आप करके, फेल होके या ट्राई एंड एरर करके ही उसको आप समझ सकते हो। आज अपने किचन में अभी रोज कुछ कुक करते हो या सिर्फ अपने ट्रायल्स ही करते हो कि क्या नया मेन्यू में डालना है? नहीं, मैं अपने लिए भी कुक करता हूँ, मैं मतलब फॉर माय ओन थिंग आल्सो एंड फॉर द बिजनेस आल्सो। कभी कभी ऑर्डर्स पे वर्क करते हो, हाँ, मतलब फिजिकली जाके अपना किचन के अंदर? हाँ, बहुत बहुत सी बात। तो वासु, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चंस मुझे आता भी हम लोग के पेज पे कि कुछ वो फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपसे, क्योंकि यू आर वर्किंग एज अ फूड कंसल्टेंट, सो एज अ रेस्टोरेंट कंसल्टेंट और कैफे, ऐसे लोग जो कुछ कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, आप या कोई भी फूड कंसल्टेंट उसमें कैसे हेल्प करता है, क्या उसके तरीका होता है? बेसिकली कंसल्टेंट का मतलब यही होगा कि आपको टेक्निकली एक साउंडनेस प्रोवाइड करना किसी भी ऐसे को जिसको कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एज अ कंसल्टेंट इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको टेक्निकली गाइड करो, साउंड करो, चीज़ें उस पर स्मूथ कर दो, एक पाथवे दिखा दो उसे कि हाँ आप इस पे यू नीड टू वर्क ऑन दिस पर। सो एज अ फूड कंसल्टेंट ऑल्सो, जैसे मेरे पास जो इंक्वायरीज आती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो एक फ्रेशर के थ्रू आती हैं जिसको कि एक फर्स्ट टाइम ऑन्टरप्रेन्योर जिसको कि नया कुछ, हाँ, पैसा है या पैसा नहीं भी है, बट ही वांट्स टू ओपन समथिंग विथ फूड। बिकॉज जैसा हमने पहले डिस्कस किया, खाना इतना ल्यूक्रेटिव लगता है कि बहुत मार्जिन है, बहुत पैसा है इसमें, बहुत प्रॉफिट्स है, तो खाने में सबको कुछ ना कुछ करना है, चाहे वो छोटे लेवल पे करना हो चाहे ग्रैंड लेवल पे करना, बट पीपल नाउ डेज वांट टू डू समथिंग अराउंड फूड। तो मेरे पास जो मोस्टली जो कॉल्स आते हैं उसमें ये होता है कि यार हमारे पास इतना बजट है, ये लैंड है एंड दिस इज समथिंग व्हाट यू आर प्लानिंग, एक बेसिक फ्रेमवर्क उनका दिमाग में होता है। बट मोस्टली क्या होता है, जितने भी फ्रेश एंटरप्रेन्योर्स हैं, फ्रेश फूड की तरफ जिनका भी इंक्लिनेशन है, उन्हें नंबर्स पे ज़्यादा फोकस होता है। दे आर मोर फोकस्ड ऑन किया इतने टाइम में मुझे ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, इतना मुझे प्रॉफिट चाहिए, इतना तो मार्जिन होता ही खाने में, इतना मुझको पता ही है, इतना मार्जिन, इस तरह से बातें होती हैं मतलब। एंड व्हेन यू गिव देम अ बेसिक डिटेल अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा नहीं, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, ये ब्रेकअप्स होते हैं उसमें, यहाँ आपकी कॉस्ट इनकर होती हैं, ऐसी प्लानिंग के साथ आपको चलना पड़ेगा, वहाँ पे दे ऑल्सो फेल टू अंडरस्टैंड क्या ये क्या नई चीज़ें आप बता रहे हो एकदम से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा जो काम रहता है, मेरा काम होता है मोस्टली इन टर्म्स ऑफ मेन्यू, आपका फूड के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं आपकी उनको आपका सॉल्व कराना। सो स्टार्टिंग फ्रॉम किचन लेआउट टू मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू इंजीनियरिंग, आपके स्टाफ को ट्रेन करना, ट्रेनिंग इज वन ऑफ द कोर प्रोडक्ट्स जो कि मैं देता हूँ उसमें। मेन्यू बना के उसकी पूरी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपकी टीम को ट्रेन करना, दैट इज द मेन थिंग व्हिच आई डू। setting up SOPs that हाँ, they'll be using in the kitchen. पूरा स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना आपके लिए, मेन्यू को एकदम प्रॉपर सीमलेसली डिजाइन करके ट्रेन कराना, दैट इज द बेस मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हिच आई डू। तो लोगों को ये पता होता है कि मुझे इतने लोगों का, इतने कवर्स का रेस्टोरेंट खोलना है, बट उतने कवर के रेस्टोरेंट के लिए आपको एक एडिक्वेट किचन स्पेस भी चाहिए, वो आपको नहीं पता होता। एंड इवन जो आर्किटेक्ट्स भी हैं या जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं जो कि आपका रेस्टोरेंट डिजाइन कर रहे हैं, वो भी आपके किचन को लीस्ट इंपॉर्टेंस देते हैं। बाहर के इंजीनियर को फैंसी बना दिया, लेकिन हाँ, जो एक्चुअल जहाँ सारा काम होना है करेक्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फीट का आपका लैंड है, तो उसमें 800 स्क्वायर फीट में रेस्टोरेंट सिटिंग स्पेस है आपको, 200 में आपका किचन है, और यू वांट टू सर्व 100 पीपल इन जस्ट दैट 200 स्क्वायर फीट ऑफ अ किचन। तो लोगों को लगता है कि यार एक रेंज लगा लेंगे, एक दो इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, इसमें हम पूरा अपना मेन्यू कवर कर लेंगे, सबको केटर कर लेंगे इसमें, बट वैसे वर्किंग नहीं हो पाती है। बिकॉज आप जब एक कमर्शियल लेवल पे आपका जो काम कर रहे हो, उसके यू नीड एवरी सिंगल थिंग इन एन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑल्सो, कि अगर उतने कवर्स का रेस्टोरेंट हो तो मेरा किचन भी उतनी कैपेसिटी का हो कि मैं इजीली उतने लोगों को मैं केटर कर पाऊँ। तो अब जब आप वो बताते हो लोगों को, एक लेआउट देते हो अंडरस्टैंडिंग, तो उनका बजट जो सोचा होता है उन्होंने उससे स्पाइक कर जाता है 2x 3x पे। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है, विच आई वुड आल्सो लाइक एवरी व्यूअर टू नो कि आप जब भी नए किसी भी सेटअप पे जा रहे हो तो किचन को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आपका बैक एंड आपका अगर स्ट्रांग है तो फ्रंट एंड आप काम कर लोगे, बट किचन में ही स्ट्रेंथ नहीं है, लोग काम ही नहीं कर पा रहे वहाँ पे, आप उस पूरे इतने बड़े मेन्यू को इतने लोग खिला ही नहीं पा रहे, तो क्या फायदा आपको 100 लोग का। जब अगर आपने जस्ट काम नहीं किया, आप सोच रहे हो कोई मशीन चल रही है। करेक्ट, तो वो चीज़ है। सो लोगों के लिए किचन की, शेफ्स की टीम को लेके इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है लोगों को। ये this pains me a lot कि lot of people starting into food industry, वो, और ये मैं पहले भी अपने कुछ एपिसोड्स में कह चुका हूँ,
वो अपने इंटीरियर्स पे बहुत पैसा लगा रहे हैं। वो सारा एक एक चीज़ बड़ी कि ये मैं इटली से मंगाई है, ये फला जगह से खरीदी है, ये तो मैं जयपुर से लेके आया हूँ और बहुत बढ़िया बढ़िया सब चमक रहा है। और जब आप खाने पे पहुंचेंगी, खाने पे कोई ध्यान ही नहीं है। मेरे को वो लगता है बड़ा टेंस कि भाई फूड तुम्हारा हीरो है, तुम्हारी पिक्चर का हीरो फूड है। वो पता नहीं कहाँ रखा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं है, उस पर फोकस नहीं। बाकी सब चीज़ें बड़ी फैंसी, ये सारी फैंसी चीज़ें एक बार बुलाएंगी। फूड ही तो है जो बार बार बुलाने वाला है आपको। उन्हीं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फूड इंडस्ट्री में, क्या किसी भी इंडस्ट्री में, आपका जो कोर प्रोडक्ट है। पैकेजिंग ठीक है, एक बार अट्रैक्ट करेगी, दोबारा नहीं, तो दोबारा और तिबारा और बार बार कस्टमर आए तो कोर प्रोडक्ट पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो वासु, अभी ऐसे भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं, इंक्वायरीज आती हैं हमारे पास, जो कहते हैं कि भाई मेरे पास 10 लाख का, 12 लाख का या 15 लाख का मेरे पास बजट है। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मुझे कुछ स्टार्ट करना है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर पाओगे? ऐसा कुछ करते हैं तुम लोग की हेल्प? हाँ, ऐसे कई कॉल्स आती है। अभी इनफैक्ट अभी जो रिसेंटली एक कन्वर्सेशन चली रही है मेरी अभी, तो वो भी एग्जैक्टली सेम है। वो एक कॉर्पोरेट जॉब में है, बट उनको वो छोड़ के उनको फूड इंडस्ट्री में करना है आपको। लेकिन एक ब्रांड बनाने की पूरा चीज हेल्प करते हैं। हाँ, पूरा फ्रॉम स्क्रैच, मतलब जितना भी उनको सपोर्ट चाहिए उस पर विद रिस्पेक्ट टू फूड, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो उसमें हम लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो है लोगों के दिमाग में वो ये है कि उनको लगता है कि फूड इंडस्ट्री एक पार्ट टाइम बिजनेस के तरीके से रन कर सकते हो, बट वो ऐसा है नहीं। इसका सच्चाई है कि इट्स अ फुल टाइम जॉब। दिस इज फॉर ऑल दोज जो सोचते हैं कि कॉर्पोरेट में नौकरी करना है, नौकरी करते रहते हो, बहुत कमा लिया है, चलो एक रेस्टोरेंट डाल देता हूँ साइड में, कोई चलाता रहेगा। सो आई थिंक इट्स नॉट अ पार्ट टाइम थिंग दैट दे कैन डू, इट्स अ फुल टाइम एंगेजमेंट आई थिंक। और हम चारों ही यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जो ऐसी इंडस्ट्री में है, भैया 10 साल से हैं। इसको कहना कि ये बहुत छोटी सी चाय दुकान हो चाहे बड़ा हो, ये रिमोट से रिमोट से नहीं चल सकती, यू नीड टू बी देयर 100% आई थिंक इन्वॉल्वमेंट। जब स्टार्ट कर रहे हैं या बाद में भी हमेशा ही, खैर मैं तो हमेशा रहा हूँ, इट हैज़ टू बी ना हैंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर। हैंड्स ऑन, वो वाला फोन वाला काम नहीं चलने वाला, किसी को कुछ बताने वाला, या तो खुद करने वाला। जब तक आप खड़े नहीं हो अपनी जगह पे, आप वहाँ के डे इन डे आउट के स्ट्रगल्स, क्या हो रहा है डे इन डे आउट एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं हो, यू कांट अंडरस्टैंड सिटिंग ऑन सम अदर सिटी एंड फोन पे कि आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी ना, आप सोचते हैं सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब स्किल्ड है। हाँ। फायर डेली नए चैलेंजेस हैं, वेरी ट्रू, रोज नए चैलेंजेस निकल के खड़े की। आई रिमेम्बर हम लोग जब आउटलेट खोलने के बाद पहली वेकेशन पे गए थे, एंड वी वर लाइक अब हमने थोड़ा सेट कर दिया, लेट्स गो ऑन अ वेकेशन, थोड़ा सा, आशीष लव्स ट्रैवलिंग। और वहां पहुंच के ऐसे ही मतलब कि क्या है, मतलब हम आगे वापस कि हम 2 दिन हिले एंड द बिजनेस एक एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, छोड़ के चला गया, और मतलब जो 4 दिन की ट्रिप थी हम 2 ही दिन में भाग गए। वापस भाग आए कि ठीक है, यू हैव टू बी देयर। तो एक चीज़ ये भी, जैसे जो चीज़ मैंने पहले पूछी थी कि कोई मैं इसलिए पूछूँ कि इस तरीके का एक माहौल है, जो फूड एंटरप्रेन्योर्स नए लोग आ रहे हैं इसमें, वो जाना उनका एक पर्टिकुलर बजट होता है। जनरली ऐसे ही बजट होता है कि 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का, एक जनरल बजट सा होता है। तो अगर वो कोई एक कंसल्टेंट से बात करके इसमें काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सेविंग कर रहे हैं। शुरू में उनको लगता है कि एक फीस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस, उनकी एक सर्विस वो ले रहे हैं तो उसका पैसा देंगे, लेकिन ऑन अ लॉन्गर टर्म आई थिंक वो अपना पैसा बचा रहे हैं। उनको बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आप बता रहे होंगे, जो उनको बाद में करने के बाद पता चलेगी। तो उस पर व्हाट्स योर टेक ऑन? इट इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट ओनली। आपके बिजनेस के लिए वो एक इन्वेस्टमेंट है, जो भी अमाउंट आप पे करते हो एक कंसल्टेंट को। लेकिन ये भी चीज़ होती है कि किसी भी बिजनेस में चाहे कंसल्टेंट को हायर करो, चाहे खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपने मिस्टेक से आप उसको ग्रो करते रहो धीरे धीरे, उस बिजनेस को लेके आपको नैक होना बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर, पैशनेट होना है, और प्रोडक्ट के बारे में एटलीस्ट एक बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जो कंसल्टेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी हूँ, तो मेरी उस चीज़ को लेके एक अंडरस्टैंडिंग अपनी पर्सनल होगी,
बट प्रोडक्ट अल्टीमेटली आपका है, ब्रांड आपका है, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही मैं भी काम करूँ। That's what a lot of time we also tell to our students. हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं कि मुझे बेकरी फ़ोन आया मेरे पास कि मेरे को ना बेकरी लगानी है और मैं अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के लिए आपके पास भेज रहा हूँ. एट टाइम्स आई टेल देम कि इट्स गुड यू आर ट्रेनिंग योर स्टाफ, बट आप अगर बिजनेस में जा रहे हो आपको भी पता होना चाहिए. आपको आपके बिजनेस, आपको पूरा स्टाफ आपको नहीं चलाएगा, आप बिजनेस को चलाओगे, आप स्टाफ को गाइड करोगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आपके बिजनेस में एक बेकरी कैसे रन होती है. वो सारी चीज़ें ऐसा मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट ओनर्स को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो बिजनेस चल कैसे रहा है. कंसल्टेंट आपको हेल्प करेगा उसको शुरू करने में, सब कुछ करने में, बट यू नीड टू ऑल्सो हैव अ नॉलेज ऑफ व्हाट्स गोइंग इनसाइड योर बिजनेस. तो ऐसा पहला क्वेश्चन था सेविंग का, तो आप डेफिनेटली एक जो कॉस्ट होगी आपकी इनिशियल लेवल पे, सबसे ज़्यादा तो कॉस्ट आपकी टाइम की कॉस्ट है, बिकॉज पैसा भले ही उतना ही लगाओगे वैसे भी और कंसल्टेंट के साथ भी, बट आपका जो टाइम है, आपका जो है टाइम बचेगा, आपका जो आपकी दौड़ है मार्केट की वो बचेगी. आप पहले ही गो में एक सही स्पॉट पे खड़े हो जाओगे कि हाँ यहीं से मुझे चीज़ें अपनी प्रिक्योर करनी, तो वो जो एक आपका एफर्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सेव होते हैं आपके. तो श्योर शॉर्ट रहते हैं बिकॉज वो टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे, तो पैसे से ज़्यादा आप इस पे सेव करते हो. सो आज के एपिसोड में आई थिंक हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे व्यूअर्स ने सुनी और देखी कि आप देखा कि फूड बिजनेस जो एक ऑलरेडी लेगेसी बिजनेस से भैया के पास आया, बट स्टिल उन्होंने किस तरीके से उसको आगे लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. इट्स नेवर लाइक कि आपको कोई चीज़ मिल गई तो आपको बहुत ईजिली है. हर बिजनेस के पीछे अपनी स्ट्रगल्स होती हैं. हमने देखा कि किस तरीके से भैया ने 20 अनसक्सेसफुल बिजनेसेस के बाद एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया जो कि आज लखनऊ के अंदर वन ऑफ द टॉप लीडिंग डिलीवरी आउटलेट है, जो कि और बहुत ही बेहतरीन फूड सर्व कर रहे हैं 10 सालों से अपने. और कैसे वासु अब उसको अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ में, एक्सपर्टीज के साथ में उसको आगे ले जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल से तो बहुत कुछ और सीखा हमने. एंड थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ यू फॉर शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स. बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिल करके. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.